नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारत तरंगिणी, जहां हम जानते और समझते हैं भारत के इतिहास को। आज 15 अगस्त के इस पवित्र अवसर पर मैं लाया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक जीवित सफ़र है, आज़ादी का सफ़र। दोस्तों, आज जब हम अपने तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं तो सिर्फ एक देश को नहीं, एक कहानी को सैल्यूट करते हैं। एक कहानी जो मिट्टी की खुशबू, माँओं के आंसू, सिपाहियों के खून और एक सपने से बना है, एक आज़ाद भारत का सपना। भारत के इस 79th इंडिपेंडेंस पर आज हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जो हड़प्पा से शुरू होता है और दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने तक पहुंचता है। चलिए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ मानव सभ्यता के पहले पंख फड़फड़ा रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के खोज की कहानी की शुरुआत होती है 1826 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर चार्ल्स मेसन पहुंचते हैं पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। उस समय जब वो हड़प्पा के टीले पर खड़े थे तो उन्हें लगा कि शायद ये वही जगह है जहां अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था। फिर 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मिलिट्री इंजीनियर थे, उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सकवेशन किए, पर इससे कुछ खास या महत्वपूर्ण उभर कर नहीं आया। महत्वपूर्ण था साल 1920 और 21, जब दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा और मोहेंजोदारो का एक्सकवेशन किया। और फिर 1924 में जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, दुनिया को घोषणा दी, हमने भारत की प्राचीनतम सभ्यता खोज ली है। इस घोषणा ने भारत के इतिहास की घड़ी 2500 साल पीछे कर दिया। मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। इस खोज ने ब्रिटिश उपनिवेशीवाद की बुनियादी सोच पर सीधा वार किया। ये सोच कि भारत के पास कोई गहरी विकसित इतिहास नहीं थी तब तक जब तक विदेशी सभ्यता देने वाले यानी कि ब्रिटिश यहाँ नहीं आए थे। सोचिए, जब यूरोप अंधेरे में था, भारत की गलियों में प्लैन्ड सिटीज थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मल्टी स्टोरी मकान थे, दूर दूर तक व्यापार था। और 1920 के कॉलोनियल भारत के शहरों की सफाई उसके आगे बिल्कुल ना के बराबर। ब्रिटिश कह रहे थे, वी ब्रॉट मॉडर्निटी टू इंडिया, और हड़प्पा चीख चीख के बता रहा था, तुम जो मॉडर्निटी कह रहे हो, हम तो इसे 4000 साल पहले जी चुके हैं। इस खोज ने एक नई आत्मशक्ति जगाई। नेशनलिस्ट नेता, कवियों से लेके इतिहासकार तक कहने लगे, हम सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, एक अनंत सभ्यता है। और इसी तरह हड़प्पा की मिट्टी से निकला एक संदेश, भारत कभी गुलाम नहीं था संस्कृति में और कभी होगा भी नहीं। फिर आया वैदिक युग, जहाँ प्रतीक के रूप में अग्नि जलती थी और मंत्रों में मानवता का गीत था। अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। यहाँ से शुरू हुआ हमारा दार्शनिक सफ़र। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिनमें केवल धर्म नहीं, ज्ञान, संगीत, चिकित्सा, कृषि का भी उल्लेख है। वैदिक ग्रंथों में सूर्य, चंद्र, ऋतु, नक्षत्र, वर्ष, मास का वर्णन सिर्फ कविता नहीं था, वो विज्ञान का प्रारंभ था। सोचिए, 1000 साल पहले हम फाइनाइट और इनफाइनाइट की सोच रखते थे। संख्या शब्द का प्रयोग होता था, काउंटिंग के लिए भी और नंबर्स के तत्व ज्ञान के लिए भी। और जब वेदों के साथ वेदांग आया तो ज्ञान और गहरा हो गया। ज्योतिष वेदांग में प्रथम बार हमने एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर का गणित लिखा, समय को नापना, ग्रहों की चाल को समझना। ये सब तब था जब दुनिया के बहुत से हिस्से
अभी समय का अर्थ ही समझ रहे थे। इस युग का संदेश था, भारत के लिए ज्ञान कभी सीमित नहीं, हमेशा अनंत है। और फिर इस ज्ञान की गंगा और गहरी हुई उपनिषदों के युग में। उपनिषद अर्थ है गुरु के पास बैठकर सीखना। ये ना सिर्फ धार्मिक ग्रंथ थे, बल्कि दर्शन शास्त्र के ऐसे शिल्प थे जिन्होंने मानव जीवन के मूल प्रश्न उठाए। हम कौन हैं? ब्रह्म क्या है? सत्य क्या है? इन्हीं उपनिषदों से उतरा था भारत का एक अमर वाक्य, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर जो शब्द लिखे हैं, वो प्रेरणा हमें 2000 साल पहले ही ले ली थी। इन दर्शन के मूल तत्व अहिंसा, सत्य और सौहार्द के विचार बाद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आधार बने। गांधी जी से लेकर श्री अरबिंदो तक सबने उपनिषदों से प्रेरणा ली। इन्होंने हमें बताया कि असली विजय तलवार से नहीं, सत्य और धर्म से होती है। उपनिषदों के ज्ञान प्रकाश के बाद भारत में शुरू होता है एक नए राजनीतिक मंच का युग, महाजनपदों का युग। ये 16 महाराज्य 2 मुख्य शैलियों में विभक्त थे। एक तरफ था राजतंत्र या मोनार्की, जहां एक राजा अपने राज्य का नेतृत्व करता था। दूसरी तरफ था गणसंघ या ओलिगार्की, जहां निर्णय एक सामूहिक परिषद मिलकर करते थे। ये स्पष्ट प्रमाण था कि भारत सदियों से अपने को शासित करने का अनुभव रखता था। हमारे पूर्वजों ने राजनीतिक संगठन, कानून बनाना, प्रशासन चलाना, ये सब कलाएं कब का अपना ली थी। और ये सच अंग्रेजों के उस झूठ को तोड़ता था जिसे वो व्हाइट मैन बर्डन कहते थे, कि भारत को उनके सभ्यता की जरूरत है। सच तो ये था कि जब यूरोप अंधेरे के युग में था, भारत अपने राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति के शिखरों पर था। इसी समय 2 महान आलोक स्तंभ प्रकट हुए, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध। महावीर ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह का संदेश दिया। बुद्ध ने समता, करुणा और सम्यक जीवन का मूल मंत्र दिया। ये उपदेश सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतना के बीज भी थे, कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, सत्य और न्याय में है। गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन या क्रांतिकारियों का मानसिक स्वतंत्रता का संघर्ष, दोनों में इनका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। फिर आई 326 बीसीई की वो घटना, सिकंदर और पोरस का सामना। जब पोरस ने कहा, मुझे राजा की तरह ट्रीट करो, ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये भारत के मर्यादा की प्रतीक था। युद्ध में जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण था अपने सम्मान को बनाए रखना। अब आइए भारत की राजनीति को ग्रंथ बनाने वाले युग पर रोशनी डालते हैं, यानी कि मौर्य काल का। इस कहानी के 3 स्तंभ हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त और अशोक। चाणक्य तक्षशिला के आचार्य, उन्होंने राजनीति को बस चतुराई नहीं, विद्या बनाया। अर्थशास्त्र में उन्होंने सिखाया कि राष्ट्र का काम सिर्फ राज करना नहीं, सुरक्षा, समृद्धि, न्याय देना है। यहीं से निकली मंडल थ्योरी, पड़ोसी अक्सर प्रतियोगी, पर पड़ोसी का पड़ोसी संभाविक मित्र। यहीं से साम दाम दंड भेद का संतुलित प्रयोग मिला, और यहीं से गुदचारा तंत्र यानी एक व्यवस्थित इंटेलिजेंस नेटवर्क का आइडिया। चाणक्य ने दिखाया कि डिप्लोमेसी एक कला ही नहीं, शास्त्र है। एम्बेसडर केवल दूसरे देश का मेहमान नहीं, राष्ट्र हित का प्रतिनिधि होता है। चंद्रगुप्त जनता का योद्धा, जो नंदों की अन्यायपूर्ण शक्ति को हराकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र में बदल देता है। सेल्यूकस निकेटर से संधि करके सीमाओं को स्थिर करना,
राजदूत मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र में स्थायी निवासन, ये सब बताते हैं कि मौर्य के यहाँ फॉरेन पॉलिसी एक संस्था थी। इंडिका में वर्णन मिलता है चौराहों से जुड़ते प्लान्ड पाटलिपुत्र, कानून व्यवस्था, बाजार नियंत्रण और बड़ी स्थायी सेना जिसमें सोल्जर्स, घुड़सवार, रथ और हथियारबंद हाथी, ये वॉरफेयर लॉजिस्टिक्स और स्टेट कैपेसिटी का प्रमाण था। और फिर अशोक, पहले विजेता और फिर धम्म के प्रचारक, कलिंग युद्ध में उन्हें हिला दिया। उन्होंने तलवार को नीचे किया और धम्म को चुना। शिला स्तंभ लेख, धम्म महात्मा जैसे अधिकारी, सड़कों के किनारे रेस्ट हाउस, पशुओं तक की कल्याण नीति, ये थे स्टेटक्राफ्ट का मानवीय रूप। अशोक ने राजदूत और धम्म मिशन को विश्व स्तर पर भेजा, लंका तक महिंदा और संगमित्ता, और पश्चिम के यवन राजाओं तक सद्भावना का संदेश। ये भारत का पहला सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी था, शक्ति के साथ करुणा। कला संस्कृति में मौर्यों ने पत्थर को प्रार्थना बना दिया। सारनाथ का सिंह स्तंभ अपनी शुद्ध मौर्य पॉलिश के साथ दुनिया को चकित करता है। आज वही लॉयन कैपिटल हमारा नेशनल एम्बलम है और अशोक का चक्र हमारे तिरंगे के हृदय राष्ट्रीय संस्थानों पर बना हुआ ये निशान कहता है, ये राज केवल आज का नहीं, हजारों साल की मर्यादा का वारिस है। और यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिलती है। गांधी जी की अहिंसा में अशोक का धम्म गूंजता है। नेहरू भारत की राजनीतिक परंपरा को अशोक के स्तंभ में देखते हैं। जब अंग्रेज व्हाइट मैन बर्डन की कहानी सुना रहे थे, मौर्य का इतिहास कह रहा था, भारत को राज करना, समझौता करना, राजदूत भेजना, कानून बनाना सब आता था। और ये हमें शास्त्र के साथ, धर्म के साथ किया। इसलिए आज़ादी हमारे लिए विदेशी उपहार नहीं था, बल्कि अपनी राज दार्शनिक विरासत का पुनर्उद्घोष था। जब राष्ट्र चिन्ह पर सिंह गरजते हैं और तिरंगे में चक्र घूमता है, तो समय के पार से चाणक्य, चंद्रगुप्त और अशोक एक साथ कहते हैं, सत्यमेव जयते। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास किसी शून्यता में नहीं गिरा, बल्कि नए रंगों से जगमगाने लगा। दक्षिण भारत यानी तमिलकम अपने चोला, चेरा और पांड्य राज्य समुद्रों के साथ साथ संस्कृति का भी वाहन बन गए। संगम एज का साहित्य जो प्रेम, शौर्य, व्यापार और प्रकृति के काव्य से भरा हुआ था, ये प्रमाण था कि भारत सिर्फ तलवार और राजनीति नहीं, बल्कि कला और साहित्य में भी विश्व गुरु था। उनकी नगर योजना, बंदरगाह और समुद्री व्यापार ने ब्रिटिश के इस दावे को मिटाने में मदद की थी कि हम बारबेरिक और बैकवर्ड हैं। इस समय दक्षिण में मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स और शिल्प कला की परंपरा जारी रही। उत्तर और दक्षिण दोनों में रॉक कट आर्किटेक्चर का विकास हुआ। पहाड़ों को काटकर बनाए गए विहार और चैत्य ने शिल्प कला को एक नया आयाम दिया। केव आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंचा। अजंता, कार्ले, भाजा, कन्हेरी जैसे स्थलों पर बनाए गए केव कॉम्प्लेक्स ने बौद्ध धर्म, व्यापारिक समुदाय और स्थापत्य शिल्प के एक अनोखे संगम को जन्म दिया। इसी दौरान पुराणिक हिंदुइज्म का विकास हुआ, जो लोक कथाओं, स्थानीय देवी देवताओं और भक्ति की लहरों से जुड़ा हुआ था। ये एक समावेशी धार्मिक फ्रेमवर्क था जो आम जनता को अपने पास खींचता था। साथ ही महायान बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसमें प्रतिमा पूजा को स्वीकार किया, और बौद्ध काल में गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। कनिष्क
के पैट्रोनेज में बनाए गए बौद्ध स्तूप और मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स ने भारत को एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। उत्तर भारत में इंडो ग्रीक के शिखर पर सिक्के बने जिन पर संस्कृत और ग्रीक दोनों लिपियां थीं। ये सांस्कृतिक संवाद का जीवंत प्रमाण है। शाक्य राजवंश ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई और कुषाण ने अपने साम्राज्य के साथ कला और धर्म को भी पोषित किया। दक्षिण में सातवाहन राजवंश ने सांची और अमरावती के स्तूपों को समर्थन दिया, जिससे शिल्पकला अपने सुनहरे युग में प्रवेश कर गई। इस युग की कला और व्यापार ने अंग्रेजी दावे को चुन चुन कर तोड़ दिया। जब अंग्रेज कहते थे कि भारत एक बार्बरिक, एक अनसिविलाइज नेशन था, तो संगम साहित्य, उनके नगर योजना और समुद्र व्यापार के प्रमाण कहते थे हमारे समुंदर अपना सामान रोम तक ले गए। हमारे कविताओं में प्रेम भी था और राजनीति भी। हमारे शिल्प इतने सुंदर थे कि आज भी उन्हें देखकर संसार हैरान होता है। ये इतिहास अपने आप में एक प्रमाण है कि भारत की ज्ञान संस्कृति की धारा कभी रुकी नहीं। हर युग ने अपने रंग, अपनी कला, अपनी नीति से इस देश को समृद्ध बनाया। और इसी विरासत का असर था कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेता ब्रिटिश से ये पूछ सके कि जब हमें इतने युगों तक अपने आप को चलाते आए, तो आज हमें तुम्हारे सिविलाइजिंग मिशन की क्या जरूरत है। गुप्त साम्राज्य के आगमन भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ था, जिसे हम क्लासिकल एज कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन ये उपमा सिर्फ उनकी विजयों के लिए नहीं बल्कि उनके राजनीतिक दृष्टि के लिए भी है। प्रयाग प्रशस्ति में उनके विजय यात्रा का वर्णन है, जो सिर्फ तलवार की तेज धार नहीं बल्कि कूटनीति और डिप्लोमेटिक कला का प्रमाण भी है। इसी समय नीति शास्त्र और अन्य राजनीतिक ग्रंथों का विकास हुआ, जो प्रशासन, न्याय और राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। कालिदास कामधेनु की तरह साहित्य में फूटे। अभिजान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम ने भारत की भाषा, काव्य और कल्पना शक्ति को शिखर पर पहुंचाया। इस युग का साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को भी पोषित करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का आधार इसी समय रखा गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गया। यहाँ से गणित, औषधि विज्ञान, धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र में विशेषज्ञ निकलते, जो विश्व में भारत का नाम रोशन करते थे। गुप्ता युग में नागरी शैली के मंदिर का विकास हुआ। विष्णु और शिव के प्राचीन मंदिर इस युग की सौंदर्य बोध और स्थापत्य शक्ति के प्रमाण हैं। भिटारी, देवघर, टिगावा जैसे मंदिर भारत के वास्तु ज्ञान के जीवंत सबूत हैं। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव पद्धति का प्रयोग समझाया, ग्रहों की गति पथ का वर्णन किया और पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने का सिद्धांत दिया। इस युग के चिकित्सा शास्त्र ने चरक और सुश्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसे आयुर्वेद का प्रचार हुआ। दक्षिण भारत में वाक्तक राजवंश ने अजंता गुफाओं का समर्थन किया, जहाँ की चित्रकला का एक अनुपम स्रोत है। वाक्तक गुप्ता संबंध ने उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक संवाद मजबूत किए। गुप्ता युग का मैसेज स्पष्ट था। भारत में स्वराज्य की कला, राजनीतिक दृष्टि और सांस्कृतिक स्वाभिमान का बेहतरीन संगम था। जब ब्रिटिश कहते थे कि भारत में स्वयं शासन का इतिहास नहीं,
तब फ्रीडम फाइटर्स गुप्ता युग का उल्लेख करके साबित करते कि हमारे पास स्वयं प्रशासन का अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टि और सांस्कृतिक एकता का विरासत है। इस युग ने राष्ट्रवादियों को ये विश्वास दिया कि अगर हम इतिहास में अपना क्लासिकल एज रच सकते हैं तो आने वाले समय में अपनी आज़ादी और गरिमा भी वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सिंधु घाटी से शुरू हुआ भारत का सफ़र, वैदिक युग, उपनिषदों का ज्ञान, महाजनपदों की राजनीति, मौर्यों की राज्य कला, तमिलकम की सांस्कृतिक चमक और गुप्ता युग के क्लासिकल शिखर तक पहुंचता है। ये इतिहास सिर्फ पत्थर पर लिखी कहानी नहीं, ये हमारे विचारों, हमारे स्वाभिमान और हमारे आज़ादी के बुनियाद है। ब्रिटिश के वाइट मैन बर्डन वाले दावे को हमारे इतिहास ने हजारों साल पहले ही धूल चटा दिया था, क्योंकि ये देश अपना शासन, अपना विज्ञान, अपना साहित्य और अपना संस्कार स्वयं रचने की क्षमता रखता था। अब सवाल आपसे है, जो राष्ट्र मौर्य और गुप्ताओं के समय में अपने ज्ञान और शक्ति को विश्व को प्रमाण दे सकता था, क्या आज हम उसी ऊर्जा को अपने समय में जीवित कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही हमारी कहानी का अगला पन्ना लिखेगी। और याद रखिए, ये तो सिर्फ पहला अध्याय था। अगले भाग में हम ले चलेंगे आपको प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की रोचक कहानी में, जहां हर्ष से लेकर दिल्ली सल्तनत तक राजपूतों की वीरता, चोलाओं की समुद्री शक्ति और भक्ति सूफी आंदोलन की प्रेम भक्ति भारत को रूप को कैसे बदलती है। जिसे इतिहास पर गर्व हो वो कलम उठा ले, जो अपनी मिट्टी को जाने वो कदम बढ़ा ले। ये कहानी सिर्फ गुजरे कल की नहीं, ये आने वाले कल का रास्ता दिखला दे। मिलते हैं अगले भाग में भारत तरंगिणी के साथ। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।